गुड मॉर्निंग। बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं हम आरबीआई एक्ट 1934। इसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमायत प्राप्त करने का नियमन आरबीआई द्वारा धारा 45H से एस तक में किया जाता है और 20 मार्च 1997 को संशोधित रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45A के द्वारा अनिगमित निकायों को जमायत स्वीकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कृषि साख की, एग्रीकल्चर क्रेडिट की। इसके लिए आरबीआई में क्या प्रावधान है, इसमें हम आगे चलते हैं। 1956 में आरबीआई ने कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की धारा 46A और 46B के अंतर्गत दो विशेष कोषों की स्थापना की। यानी कि 46A में ये वाला कोष था और 46B में ये वाला कोष था। 46A में जो कोष था वो था नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन संचालन कोष। और 46B में क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। अब सबसे पहले हम राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन संचालन कोष को पढ़ेंगे। इसकी स्थापना अधिनियम की धारा 46A के अकॉर्डिंग, इसमें प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए की पूंजी थी तथा बैंक ने आगामी 5 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 5 करोड़ रुपए का लाभ हानि खाते में डालने का प्रावधान किया था। और ये जो पैसा है, ये जो लाभ हानि खाते में डालने वाला पैसा है 5 करोड़ रुपए, इसका किन कार्यों में उपयोग किया जाएगा? सरकारी संस्थाओं के अंश खरीदने के लिए राज्य सरकारों को 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड है, राज्य सरकार की गारंटी पर राज्य सहकारी बैंकों को कृषि कार्य के लिए 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लोन देना। उसके बाद नेक्स्ट है 20 वर्ष तक की अवधि के लिए केंद्रीय भूमि बंधक एवं विकास बैंकों को ऋण देना। और फिर है भूमि विकास या बंधक बैंकों के ऋण पत्र खरीदना। ये कार्य करने के लिए पैसा लाभ हानि खाते में डाला जाएगा, लेकिन इनके लिए क्या होना चाहिए? इन तीनों के लिए राज्य सरकार की गारंटी होनी चाहिए। यानी कि राज्य सरकार की गारंटी पर ही सहकारी बैंकों को कृषि कार्यों के लिए 15 से 5 महीने के लिए ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय भूमि बंधक व विकास बैंकों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा और केंद्रीय भूमि विकास या बंधक बैंकों के ऋण पत्र खरीदे जाएंगे, इसके लिए ऋण दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कोष की। ये है राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। इस कोष की स्थापना भी 1956 में धारा 46B के अंतर्गत की गई और इसमें प्रथम 5 वर्षों में लाभ हानि खाते का कम से कम 1 करोड़ रुपए आरबीआई द्वारा डालने का प्रयोग किया गया। और ये पैसा किस चीज़ के लिए काम में लिया जाएगा? सूखा पड़ने अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के समय 15 से लेकर 5 माह की अवधि तक का मध्यकालीन ऋण देने के लिए काम में लिया जा सकता है, ताकि वे अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जो प्राप्त ऋण है, यानी कि उनको जो ऋण प्राप्त हुआ है, किनको? कृषि से क्षेत्र से रिलेटेड जिनको हम लोन दे रहे हैं, जिन सहकारी बैंकों को, वे उन ऋणों का भुगतान कर सकें। अब क्या हुआ, ये दोनों आरबीआई ने कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए बनाया, किंतु उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई। तो नाबार्ड की स्थापना के बाद ये दोनों कोष नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक वित्त कोष की। औद्योगिक वित्त कोष की स्थापना धारा 46C के अंतर्गत हुई, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस फंड बाय आरबीआई। और इसमें क्या है, इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका नाम इसमें दे रखा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक
वित्त दीर्घकालीन संचालन कोष। और इसमें रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए डाले तथा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए लाभ हानि खाते में डालने का प्रावधान किया है। ये प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए मैंने मेंशन नहीं किए हैं, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। और इन कोषों का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? औद्योगिक वित्त निगम अथवा राज्य वित्त निगमों के अंश ऋण पत्र आदि खरीदने हेतु, अन्य वित्तीय संस्थाओं के अंश ऋण पत्र आदि खरीदने हेतु तथा विकास बैंकों द्वारा निर्गमित ऋण पत्र खरीदने एवं उसके अन्य कार्य हेतु इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाभ संबंधी प्रावधान। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद धारा 48 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक को होने वाला जो वार्षिक शुद्ध लाभ है, जो नेट प्रॉफिट है एनुअल, वो केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा और यह इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि यह आयकर से मुक्त है। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा एनुअल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। उसके बाद है रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर की घोषणा। ये सेक्शन 49 के अंतर्गत है कि बैंक समय समय पर बैंक दर की घोषणा करेगा, जिस पर वह विनिमय बिलों तथा अन्य व्यापारिक पत्रों को खरीदेगा अथवा उनकी पुनर्कटौती करेगा। इसमें समय समय पर चेंजेज होते रहे हैं। अब रिजर्व बैंक के खातों का अंकेक्षण या फिर जांच, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ आरबीआई, ये किसके अंतर्गत होगा? धारा 50, 51 एवं 52 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के सभी खातों का अंकेक्षण, ऑडिटिंग कंपलसरी है। और अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार कम से कम 2 अंकेक्षकों की, ऑडिटर्स की नियुक्ति करेगी और ये अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि भारत सरकार यदि चाहे तो वह रिजर्व बैंक के हिसाब किताब के लिए अंकेक्षकों के अतिरिक्त भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महाअंकेक्षक एवं नियंत्रक को भी आदेश दे सकती है। अब रिजर्व बैंक में अलग कृषि वित्त विभाग की स्थापना भी की गई है। और किसके अंतर्गत की गई है? धारा 54 के अंतर्गत, 54 के अंतर्गत, जो कि कृषि साख पूर्ति प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने, कृषि विशेषज्ञों का स्टाफ रखने आदि कार्य करता है। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के दंड संबंधी प्रावधान, जो कि धारा 58B, 58B के अंतर्गत है। और इसमें रिजर्व बैंक को जानबूझकर गलत सूचनाएं देने, सूचनाएं न देने या देरी से देने या धारा 31 का उल्लंघन करने, ऋण संबंधी गोपनीयताएं भंग करने के लिए दोषी व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जो कि हमने शॉर्ट में लिख रखे हैं। जैसे धारा 58B(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र विवरणी या प्रविवरण में रिजर्व बैंक को गलत सूचना देता है या फिर तथ्य छुपाता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों दिए जाएंगे। धारा 58B के अनुसार यदि सूचना में भूल चूक हो गई है या देरी हो गई है तो फिर 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड, और अपराध अगर कंटिन्यू रह रहा है तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से अर्थदंड दिया जाएगा। और यदि धारा 31 के नियमों का उल्लंघन किया है तो धारा 58B(3) के अनुसार उस विपत्र की राशि तुल्य अर्थदंड की व्यवस्था है। और आगे बढ़ते हैं। ऋण संबंधी गोपनीयता भंग करने के मामले में 58B(4) धारा के अनुसार 6 माह का कारावास या फिर 1000 रुपये का अर्थदंड या दोनों ही दिए जा सकते हैं। ठीक है। कंपनी की दशा में, अगर कंपनी की दशा में यह अपराध होता है तो जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसको ये अर्थदंड या सजा दी जा सकती है। फिर बात करते हैं आरबीआई एक्ट में हुए संशोधन, यानी कि 1934 में कितना अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1948 में ये सरकारी उपक्रम बना। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू हो गया तथा गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर को गवर्नर के सभी अधिकार मिल गए गवर्नर की अनुपस्थिति में। और कृषि बिलों की जो परिपक्वता अवधि थी वो 9 माह से 15 माह कर दी गई। इनके अलावा राज्य सहकारी बैंकों से भी रिजर्व बैंक द्वारा वे सब विवरण मांग सकने का अधिकार मिल गया जो कि वो अनुसूचित बैंकों से मांग रहे थे। फिर 1953 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि
राज्य सहकारी बैंकों को 16 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए के ऋण का अधिकार मिल गया। उसके बाद 1955 में हुआ, उसमें क्या हुआ, 1955 में कृषि से रिलेटेड कृषि साख को बढ़ाने के लिए 2 कृषि कोषों की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत 1956 में धारा 46A और 46B के अंतर्गत दोनों कोषों का निर्माण हुआ, जो कि हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। इनको हम अभी पहले जस्ट डिस्कस किया था हमने। इसके अलावा आगे बात करते हैं 1956 का संशोधन, धारा 42(32)(2) के अनुसार जो आनुपातिक कोष प्रणाली चली आ रही थी, उसके स्थान पर क्या किया हमने, न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया। फिर उसमें भी क्या हुआ, 515 करोड़ रुपए का कोष रखा गया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन हुआ और उसमें 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखा गया, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखी गई। इससे क्या हुआ, इस संशोधन से 1956 के संशोधन से और न्यूनतम कोष प्रणाली के कोष को 200 करोड़ रुपए रखने वाले संशोधन से अधिनियम की धारा 37 अप्रभावी हो गई। उसके बाद बात करते हैं 1964 के संशोधन की। इसमें क्या हुआ, धारा 46C के अंतर्गत औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक साख दीर्घकालीन संचालन कोष स्थापित करने का अधिकार मिला। इसको भी हमने जस्ट डिस्कस किया था। इसमें वही प्रारंभ में 10 करोड़ और प्रथम 5 वर्षों में 5 करोड़ लाभानी खाते में डालने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद 1965 में बढ़ते हैं। 1965 में क्या हुआ कि राज्य सहकारी बैंक जो थे, उनको भी अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त हो गया। फिर 1974 का संशोधन आया और 1974 के संशोधन में देयताओं की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार किसी बैंक के कुल दायित्वों में से अगर भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक या फिर कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक अथवा केंद्र सरकार द्वारा कोई अनुसूचित अन्य वित्तीय संस्था के कुल दायित्वों को घटाने के बाद प्राप्त राशि कुल देयताओं में गिनी जाएगी। और फिर ये हो गया 1974 का धारा 45(s) के प्रावधान। एक सेकेंड, हाँ, 1977 में पारित संशोधन से रिजर्व बैंक को अतिरिक्त नगद कोष यानी कि CRR रखने का अधिकार मिला, लेकिन 1966 में इसको समाप्त कर दिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये आता है धारा 45(s) के प्रावधान। 20 मार्च 1997 के रिजर्व बैंक के संशोधन की अधिनियम की धारा 45(s) के अनुसार क्या हुआ कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां थी, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण और अधिक कर दिया गया। इसके द्वारा जो भी अनिगमित निकाय थे, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज थे, उनको जमाए स्वीकार करना उनका बैन कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार जिन व्यक्तियों, फर्मों तथा व्यक्तिगत समूह को मुख्य कारोबार किसी योजना के तहत जमाए प्राप्त करना व उधार देना है, वो ये कार्य बिना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के गठन के नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006 की मुख्य बातें। सीआरआर के लिए नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम मैक्सिमम रेट, यानी कि संशोधित संविदा के अंतर्गत देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी उच्चतम अथवा न्यूनतम दर के नकदी आरक्षित निधि अनुपात का निर्धारण कर सकता है और इसके लिए रिजर्व बैंक को बैंकों के जमा शेष यानी कि CRR पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि लिमिट हटा दी है मिनिमम मैक्सिमम वाली। फिर बात करते हैं RR एंड RRR यानी कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की। यह संशोधन रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करता है जिससे वह रेपो और रिवर्स रेपो के परिचालन तथा विदेशी प्रतिभूतियों समेत प्रतिभूतियों पर उधार दे सकेगा और उधार ले सकेगा, यानी कि इसमें भी रिजर्व बैंक को राइट्स दे दिए गए हैं। फिर बात करते हैं मुद्रा एवं सरकारी प्रतिभूति बाजार। संशोधित अधिनियम का नया अध्याय 3 घ के अनुसार रिजर्व बैंक को ब्याज दरों अथवा ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारण करने एवं प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाले एजेंसियों, मुद्रा बाजार, लिखित विदेशी मुद्रा, व्युत्पन्न अथवा उसी प्रकार के अन्य लिखितों के बारे में
विनियमित करने, निर्देश देने और जानकारी मांगने तथा उन सत्ताओं का निरीक्षण करने संबंधी अधिकार दे रहा है। इस संशोधन के कारण स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किए जाने वाले व्युत्पत्ति उत्पाद, यदि ये उत्पाद विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, ऋण अथवा इनका मिश्रित किसी रूप में हो तो रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी है, यानी कि यह कंपलसरी कर दी है। इसके अलावा ब्याज दर, फ्यूचर्स और कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो से संबंधित मामले पर भी जो दिशा निर्देश है वो भी रिजर्व बैंक की सीमा में आएंगे। और संशोधन से पहले क्या है, रिजर्व बैंक मुद्रा बाजारों और अन्य लिखितों के लेन देन को केंद्र द्वारा प्रायोजित शक्ति के अंतर्गत विनियोजित करता था, लेकिन इससे उसको डायरेक्ट राइट्स मिल गए हैं। पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत होता था और अब उसको सीधे अधिकार मिल गए। अब बात करते हैं व्युत्पन्नी, डेरिवेटिव्स। अधिनियम में नए खंड के जोड़े जाने से रिजर्व बैंक को व्युत्पन्नी, जमा ब्याज दर, देशी व विदेशी प्रतिभूतियों दरों अथवा कीमतों के सूचकांक, विदेशी विनिमय दर, क्रेडिट रेटिंग अथवा सूचकांक, स्वर्ण अथवा चांदी की कीमतों जैसा कि इसकी अंतर्निहित कीमत में परिवर्तनीय हो के बारे में कार्रवाई करने की शक्ति की अनुमति आरबीआई को होगी। इस संशोधन से ओटीसी व्युत्पन्नों को कानूनी वैधता मिलेगी और लेन देन का एक भी पक्ष यदि रिजर्व बैंक को या उसके विनियामक क्षेत्र में आने वाली कोई एजेंसियां हो, ये जरूरी है। संशोधन से पहले केवल स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार किए जाने वाली व्युत्पन्नी वैध होती थी, अब इनको भी वैध कर दिया गया है। अन्य संविदाओं को संविदा अधिनियम 1872 के एक्ट के अंतर्गत निपटाया जाता था। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये आप लोगों के लिए कार्य है, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फ़ोटो सेंड करूँगी। ये कार्य आपको करना है। इसमें लिखा हुआ है 200 वर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और 50 वर्ड्स में कौन कौन से करने हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। राइट द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई, आरबीआई की प्रबंध व्यवस्था। एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर फंड ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कृषि कोष। ये सब तो आपको 200 शब्दों में करने हैं। तथा कंडीशंस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स और राइट्स ऑफ आरबीआई, यानी कि अनुसूचित बैंक बनने की शर्तें और आरबीआई के अधिकार, ये 50 शब्दों में आपको करने हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।